आप लोगों का विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव विज्ञान का ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसको हम आज एक और सेशन ले रहे हैं और उसमें हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा है, ये आज लास्ट हमारा इस चैप्टर का सेशन है। अगले जो हमारा होगा उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने इससे पहले वाले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे थे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे थे और ये समझा था कैसे हम कभी पॉइंट से कभी पैराग्राफ की हेल्प से अपने आंसर्स दे सकते हैं। आज हम थोड़े से और देखते हैं कि कैसे जो इनके उत्तर हमें कैसे देने चाहिए। तो चलिए थोड़े से प्रश्न और उत्तर आज हम और डिस्कस करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला जो का प्रश्न है वो है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो बीजाणु द्वारा जनन से इसका क्या अर्थ हुआ कि बीजाणु से जो जनन होता है उससे जीव को क्या एक लाभ मिलता है। तो बीजाणु क्या है, ये एक प्रकार का जनन संरचना है। बीजाणु क्या है, ये एक प्रकार का जनन संरचना है। ये क्या होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छ से अलग हो इधर उधर फैल जाते हैं। देखा था ना हमने कि कैसे जब बीजाणु फैलते हैं तभी हमारे कि वो स्प्रेड आउट होते हैं और अलग अलग स्थान पे वो फिर से डेवलप होके एक अपना नया रूप ले सकते हैं। तो ये जो इधर उधर फैल जाते हैं, ये जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में इनके ऊपर क्या होता है, एक मोटी भित्ति आ जाती है। और ये जो मोटी भित्ति होती है ये इनको सुरक्षित रखती है। और जो एक जब जो परिस्थितियां वो उनके अनुकूल नहीं है, उनके जो अगर कहें एक डेवलपमेंट के लिए अनुकूल नहीं है, तो वो बीजाणु उन विषम परिस्थितियों में इस मोटे भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं। और जब उनके पास एक नम सतह से उनका संपर्क होता है तो वो वृद्धि करने लग जाते हैं। अतः ये अनुकूल परिस्थितियों में ही वृद्धि करते हैं। तो इसका देखिए, एक तो अभी ये प्रश्न आ गया, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार उनको लाभ होता है। लेकिन आपसे यही जो आपका आंसर यही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बदल सकती है कि बीजाणु कैसे विपरीत या विषम परिस्थितियों में अपने को बचाकर रखते हैं, या वो कैसे अनुकूल परिस्थितियों का वो एक अगर हम कहें वेट करते हैं। तो देखिए आंसर सेम जाएगा लेकिन प्रश्न अलग अलग रूप में ये पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कैसे विषम परिस्थितियों में बीजाणु जो होते हैं वो अपने को बचा के रखते हैं। और इस प्रकार जो होता है, तो जनन से जीव कैसे किस प्रकार लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जो विषम परिस्थितियों में वो बचे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर विषम परिस्थिति है वो पूरे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, वो बच के रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब वो डेवलप कर जाते हैं। दूसरा आज का प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। दूसरा आज का प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो माँ का ये अगर मैं कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भ्रूण क्या होता है, माँ के गर्भस्थ में पोषित होता है और भ्रूण माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक द्वारा जुड़ा होता है और इसी के माध्यम से उसे जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्लेसेंटा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, प्लेसेंटा का क्या भूमिका होती है, या जैसे एक आ गया कि माँ से के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, या एक है कि जो आपका डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है ये उसको पोषण कहाँ से मिलता है। तो इस क्वेश्चन को किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो मेन अगर हम कहें, तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे
तो आप समझ लीजिए आपको फुल मार्क्स मिल गए, क्योंकि इतना पढ़ते ही पता चल गया कि आपको मालूम है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो जो भ्रूण होता है उसको पोषण वो देता है। दूसरा जो प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो एक कोशिक या बहुकोशिक, तो यहाँ पे ये रिपीट हो गया तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, एवं 2 बार रिपीट हो गया और कौशिक 2 बार रिपीट हो गया, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो है एक कोशिक जीवों में सरल संरचना होती है, ये हमने देखा था, जैसे अमीबा का कितना एक यूनिसेलुलर, एक ही सेल में सब कुछ है। अतः उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है क्योंकि उनके इतने ज्यादा ऑर्गन्स ही डेवलप नहीं है। तो और हमने ये देखा है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग एक प्रोसेस करते हैं जिससे जनन क्रिया होती है। तो एक कोशिक जीवों में सरल संरचना होती है, उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है तथा जनन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है, द्विखंडन तथा बहुविखंडन, ये हमने पढ़ा था। बहुकोश के जीवों में क्या होता है, यही संरचना के कारण जनन तंत्र होते हैं तथा उनमें लैंगिक तथा अनलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये एक आ गया कि आपका एक कोशिक में तो हमारा खंडन है, द्विखंडन बहुखंडन के हेल्प से हो रहा है, और उसमें क्या होता है एक जटिल संरचना होती है जिसके की सहायता से जनन क्रिया होती है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? अब इसमें आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि हमें बहुत ज्यादा एक डाइवर्सिफाई रूप में आगे के जनरेशंस कुछ में कुछ डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती, एग्जैक्ट सेम ही आता है क्योंकि वो क्या है, वो एक ही सेल है जो अगर कहें वो 1 से 2, 2 से 4 इस टाइप से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक ही सेल का सेल डिवीजन हो रहा है। तो उसमें कोई और चीज नहीं मिल रही है, तो इसलिए जो उनकी संतति होती है वो उसी तरह की आगे उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। वो नया कोई एक नए कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम कहें एक कार्बन कॉपी की तरह, फोटो कॉपी की तरह उनके आगे की जनरेशंस होती चली जाती हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए की हमें मालूम है प्रतिकृति बनती है, उसकी कॉपी बनती है, तो इसकी सहायता से नए समष्टि उत्पन्न होते हैं जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव भी हमें प्राप्त होते हैं, और ये विभिन्नताएं जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करती हैं। जैसा हमने इससे पहले वाले सेशन में पहला प्रश्न देखा था कि वो कैसे वो जो ये जो डीएनए की जो कॉपीज बन रही हैं तो उससे एक डिफरेंस आ रहा है, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उनमें एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो उसके साथ जो चेंजेस हैं उसके साथ वो एक अपना अगर कहें एक म्यूचुअल एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, और चेंजेस होने के बावजूद भी वो जीवित हैं, उनमें को कोई एक वो जो अगर हम कहें जाति प्रजाति वो नष्ट नहीं हो रही है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं ये जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करती हैं। इन जीवों में नए गुणों के बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपका देखिए हमने वो क्वेश्चन करा था, अभी है तो देख रहे हैं ये इतना पार्ट सेम उसी टाइप का जा रहा है, और एक आपको यहाँ पे नया प्रश्न बन रहा है कि ये जो नए गुण किस प्रकार बनते हैं, या ये कौन से प्रकार के जनन में नए गुण बनने की संभावना अधिक है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कैसे हमें अगर बेस मालूम है हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। एक और प्रश्न है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? अब इनकी जनन पद्धति में क्या अंतर है?
तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अलैंगिक जनन, जैसे विखंडन, मुकुलन, पुनरुत्पादन। एक कोशिकीय जीव प्राय जैसे अलैंगिक जनन करते हैं, और वो किस प्रकार के? जैसे विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, और वह सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा वो तेजी से जनन करते हैं। बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जीवों में जनन मुख्य रूप से लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा होता है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, हमने ये सेंटेंस लिखा है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन मुख्य रूप से लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा होता है। अगर आप खाली इतना लिखेंगे तो एक आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि वो मेन जो है लैंगिक जनन है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा और लिखना चाहिए, तभी हमारा आंसर कंप्लीट माना जाता है। तो इसलिए है कि इसके साथ हम एक सपोर्ट में अपना दे रहे हैं, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। तो ये हमने बताया कि बहुकोशिकीय जो हैं उनमें लैंगिक जनन हो रहा है। लैंगिक जनन का कारण क्या है? तो कभी कभी आप देखें कि आपके आंसर ना एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं कि आपने एक पॉइंट दे दिया, लेकिन एक दो पॉइंट्स उसके सपोर्ट में देंगे तो आपको अगर मुझे विश्वास है कोई भी आपका नंबर नहीं कट सकता। तो ये हम छोटे छोटे से टिप्स अगर हमें मालूम है कि कैसे अपने आंसर को फॉर्म करें, तो हमारा याद करना, समझना, लिखना सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे है कि देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने इनके बताए किस टाइप के हैं, और उसके साथ हमने बताया कि एक ही कोशिका होती है। और क्योंकि हमने यहाँ पे एक कोशिका कहा कि इसलिए उनमें सरल विभाजन होता है, और बहुकोशिकीय को हमने ये से बताया क्योंकि बहुकोशिकीय हैं, तो उनके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, और क्योंकि ये बहुकोशिकीय स्पेशल ऑर्गन्स है, तो ये जो अगर कहीं जनन की क्रिया है, ये थोड़ी सी जटिल विधि को के रूप में उसे माना जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर और देखे, और देखा किस प्रकार हम अपने आंसर को एक कंप्लीट आंसर बना सकते हैं। तो आप ये कभी कभी कंप्लीट बनाने में हम बहुत ज्यादा लिख देते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखेंगे, तो आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना के एक सेंटेंस में जो में सारी इंफॉर्मेशन डाल के आप एक अपना आंसर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो थोड़े से मैंने प्रश्न और उत्तर आपको दिए, बाकी के प्रश्न और जो देखिए उनके उत्तर लिखें। और अगर आप चाहें तो वो कभी अगर किसी बात में आपको कंफ्यूजन है कुछ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से, और जो आपका कंफ्यूजन है वो हम लोग मिलके दूर कर सकते हैं। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।